दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको सुहेली नदी की नरभक्षी बाघिन की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और इस बाघिन के द्वारा जो दुधवा नेशनल पार्क है वहां पर और उसके आसपास का जो इलाका है, जो निवासी हैं वहां पर थारू जनजाति भी रहती है और बड़े बड़े गन्ने के फार्म भी हैं। वहां पर उसने अपना आतंक मचाया था और बहुत से इंसानों को मारकर उसने खा लिया था। और यही नहीं, उसने दुधवा नेशनल पार्क के 2 सरकारी कर्मचारियों को भी मार कर खा लिया था। वो सब मैं आपको बताऊंगा। और बाद में किस प्रकार इस नरभक्षी बाघिन को हरिहर प्यारी हथनी की सहायता से ठिकाने लगाया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो दोस्तों बाघ होते हैं ये अमूमन इंसानों से दूर रहते हैं। और जब कोई इंसान जंगल में जाता है और बाघों को उसके बारे में पता चल जाता है तो वो छिप जाते हैं। छिप के रहना बाघों की एक आदत होती है और इंसानों से डरना भी इनकी आदत में शुमार होता है। लेकिन जब कोई बाघ इंसानों से डरना छोड़ देता है या घायल हो जाता है या कोई बच्चों वाली माँ होती है, और तब वो बाघ को आदमखोर बनते, मानवभक्षी बनते देर नहीं लगती। ऐसी ही ये सुहेली की नरभक्षी बाघिन थी जो कि इंसानों से डरना जिसने छोड़ दिया था और बाद में इसने एक एक करके करीब 22 इंसानों को मारकर खा लिया था। और इस नरभक्षी बाघिन को पहले पालतू बनाया गया था और पालतू बना करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना था कि उसको पालतू बना करके जंगल में छोड़ा जाएगा और जंगल में किस प्रकार वो अपनी जिंदगी बिताएगी, उसके ऊपर एक फिल्म बनाई जानी थी। और 2 मार्च 1978 की बात है, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और उस समय दुधवा नेशनल पार्क नया नया ही इस्टेब्लिश हुआ था और दुधवा नेशनल पार्क के जो निदेशक थे वो थे राम लखन सिंह। दुधवा नेशनल पार्क के बीच में से एक नदी बहती है, उसका नाम सुहेली नदी है। और सुहेली नदी में आकर के एक जंगली नाला जो सदा नीरा था, सदा नीरा मतलब उसमें हमेशा पानी रहता है, कभी भी वो नाला सूखा नहीं हुआ। नहीं तो अमूमन जो जंगल में जो नाले होते हैं वो सूख जाते हैं और बरसातों में ही बहते हैं। लेकिन ये जो नाला था ये सदा नीरा नाला था, गर्मियों में भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता था। और इस नाले का नाम था नेयोरा नाला। ये जो नेयोरा नाला था ये नाला सुहेली नदी में जाकर के मिल जाता था। और नेयोरा नाले के एक तरफ दुधवा का जंगल था और नेयोरा नाले के दूसरी तरफ सतियाना का ग्रासलैंड और जंगल था। ये जो सतियाना का ग्रासलैंड और जो जंगल है इसकी भी एक बड़ी अद्भुत स्टोरी है। और यहाँ के बारे में मशहूर है कि सतियाना के जंगल में जो पहले टाइम के जो शिकारी थे उनको बहुत ही भूतिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की फीलिंग आई थी। और इसके बारे में मैं एक स्टोरी आपको बाद में डालूंगा सतियाना जंगल के बारे में। लेकिन 1844 में सतियाना के इसी जंगल में एक राजा थे, गंगाराम शाह। 1844 की बात है। वो एक टाइगर के शिकार के लिए गए थे और टाइगर ने उस राजा को ही पेड़ के ऊपर से खींच करके नीचे गिरा दिया था और बाद में गला दबा करके उस राजा को मार डाला था। और जिस जगह पर उस राजा को मारा गया था उस शेर के द्वारा, वहां पर आकर के उस राजा की जो रानी थी वो सती हो गई थी। हालांकि 1844 की बात है, तब सती प्रथा इतने जोरों पर तो नहीं थी, उसके खिलाफ काफी कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा बना दिए गए थे। लेकिन फिर भी वो रानी उसी जगह पर आकर के सती हुई और वहां पर सती मठ का निर्माण किया गया उसके वंशजों के द्वारा। और बताया जाता है कि तब से वो जो रानी की जो आत्मा है वहां पर वन देवी के रूप में निवास करती है और जंगल में शिकार पे आने वाले जो शिकारी हैं उनको पैरानॉर्मल घटनाओं की अनुभूति होती है उस जंगल में, सतियाना के जंगल में। और उनको पहले उस सती मठ की पूजा करनी होती है, तब उनको परमिशन मिलती है उस वन देवी से जंगल में शिकार करने के लिए। ये तो इसके ऊपर मैं एक अलग से स्टोरी आपको डालूंगा। ये जो सतियाना का ग्रासलैंड है इसमें 12 सिंगों के बड़े बड़े झुंड रहते हैं और 12 सिंगों के फेर में शेरों का ये एक अड्डा बन गया है। और जो न्योरा नाला बह करके
सुहेली नदी में जाके मिल जाता है। उसके एक तरफ दुधवा पार्क है, दूसरी तरफ सतियाना है, और न्योरा नाले के ऊपर से एक पुल निकलता है, और वो जो पुल है वो सतियाना जोन की तरफ जाता है। और इस पुल के पास ही प्रसिद्ध कौवा घाटी है। कौवा घाटी इसलिए बोला जाता है कि सतियाना जोन और दुधवा पार्क का जहाँ पर आपस में बॉर्डर है, जहाँ पर वो न्योरा नाला है, वहाँ पर किसी समय में कौओं के बहुत बेतहाशा झुंड रहते थे और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे कौवे मिलते थे, और उनका अक्सर शाम को शोर रहता था जंगल में, और कई 100 मीटर तक उनका शोर जाया करता था कौओं का। तो इसलिए उस जगह को कौवा घाटी का नाम पुराने ज़माने में शिकारियों के द्वारा दिया गया, और आज भी उसको कौवा घाटी ही बोलते हैं। हालांकि वहाँ पर अब इतनी मात्रा में कौवे नहीं मिलते हैं। 2 मार्च सन 1978 की बात है। एक सड़क जो कि उस कौवा घाटी के पुल के ऊपर से होकर के सतियाना जोन में से निकल करके जाती थी, वो सड़क दुधवा पार्क के तरफ से आ रही थी। उस सड़क के ऊपर करीब 20-22 मजदूरों की एक टोली, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम करके ही जा रही थी। वो मजदूर कोई वैसे एंटर नहीं करे थे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही मजदूर थे, डेली वेजेस के। और उनका काम था कि वो वाली सड़क का मतलब कच्ची सड़क थी, वो जिसको हम फायर लाइन बोलते हैं जंगली भाषा में। फायर लाइन एक ऐसी सड़क होती है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके ऊपर जीप चल सकती है, गाड़ी चल सकती है, और जंगल को 2 हिस्सों में वो डिवाइड कर देती है, ताकि कभी जंगल में आग लगे तो जो आग है वो पूरे जंगल में ना फैल सके, और उस फायर लाइन पे आकर के आग खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको आगे फ्यूल नहीं मिलता पेड़ों के रूप में, झाड़ियों के रूप में। तो इसलिए उसको फायर लाइन बोला जाता है। उस फायर लाइन पर कुछ पेड़ गिर गए थे आंधी की वजह से, बारिश की वजह से, और रास्ता खराब हो गया था। तो उन रास्तों को, उन पेड़ों को हटाने के लिए 20-22 मजदूरों की एक टोली लगी हुई थी उस रास्ते को साफ करने के लिए। और जब शाम के करीब 5 बज गए तो वो मजदूरों ने अपना काम खत्म किया, और वो टोली के रूप में अपने पड़ाव की तरफ जाने लगे। और ये जो मजदूर थे ये 4-4, 5-5 की टोली में जा रहे थे, और इन मजदूरों में एक मजदूर था, उसका नाम था अकबर। और वो जो अकबर मजदूर था वो इस टोली में सबसे पीछे चल रहा था, लेकिन फिर भी वो जो टोली थी वो उतनी दूर नहीं थी। बाकी तो जो मजदूर थे वो 4-4, 5-5 की टोली में थे। और अकबर के साथियों ने अकबर को 2-3 बार बोला कि वो उसके साथ मिलकर चले, जंगल का मामला है। लेकिन जंगलों में लगातार काम करते रहने से ये जो जंगल में काम करने वाले मजदूर हैं, इनमें थोड़ी सी लापरवाही भी आ जाती है, और हो सकता है कि अकबर थोड़ा थक गया हो काम करके, या उसकी तबीयत ठीक ना हो। उसका जो दूसरे मजदूरों की टोली से जो फासला था वो करीब 10, 15, 20 फीट का था, और जो उसके आगे जो 5-7 मजदूरों की एक टोली चल रही थी वो बार बार रुक जाते थे और उसको अपने साथ लेते थे। 3-4 बार उन्होंने ऐसा किया। और वो जो रास्ता था वो कौवा घाटी की तरफ जब जा रहा था तो उसने एक मोड़ लिया लेफ्ट साइड की तरफ, और जब लेफ्ट साइड की तरफ उस कौवा घाटी का जब पुल आया तो मजदूरों की टोली जब उस पुल के ऊपर पहुंची तो जो अकबर था वो पीछे रह गया था, और जो 5-7 मजदूरों की टोली जो अकबर से थोड़ा आगे चल रही थी, वो जो आगे मजदूर जा रहे थे टोलियां बना करके, उनके साथ मिलने के लिए उन्होंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई। तो अकबर के बीच में और वो जो आगे मजदूर जा रहे थे उनके बीच में करीब 20-25 फीट का फासला हो गया, और मोड़ होने की वजह से जो अकबर था उसकी जो दृष्टि थी, उसकी दृष्टि में वो मजदूरों को टोली का आना बंद हो गया, और एक प्रकार से कुछ समय के लिए अकबर उस रोड के ऊपर अकेला ही रह गया। बड़ी देर से एक बाघिन वो इस टोली का पीछा कर रही थी, और इसके बारे में उस टोली को कोई खबर नहीं थी, वो मौके की भाल में थी। और ये जो बाघिन थी इसने अभी तक कोई मानव शिकार तो नहीं किया था, और ये जो बाघिन थी ये एक बूढ़े बाघ के साथ में उस समय मेटिंग के लिए रह रही थी, और वो जो बूढ़ा बाघ था उसकी उम्र करीब 12-13 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी। अमूमन जो जंगल में जो बाघों की जो उम्र होती है वो 14-15 वर्ष की होती है,
और चिड़ियाघरों में बाघ जो होते हैं वो करीब 18 से 20 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। और वो जो मेल बाघ था, नर बाघ, उसकी उम्र उसमें 12-13 वर्ष की रही होगी। और उसकी तो किस्मत खुल गई कि एक 2-2.5 वर्ष की जवान शेरनी, जवान बाघिन उसके हिस्से में मेटिंग के लिए अपने आप चली आई थी। और ये जो मेल बाघ था ये उस शेरनी के साथ उस समय रह रहा था। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उस रास्ते से करीब 150-200 गज अंदर की तरफ। जब ये टोली कौआ घाटी की तरफ जा रही थी तो उस शेरनी ने उस टोली को जाते हुए देखा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि ये जो शेरों का जो मेटिंग का समय होता है ये करीब 4-5 दिन से लेकर के 8-10-12 दिन तक चलता है। और उसके बाद 10-12 दिन के बाद में अमूमन जो शेरनी होती है वो शेर का साथ छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मेल बाघ को छोड़ देती है। ये जो नर बाघ होते हैं ये अक्सर बच्चों को मार देते हैं, तो वो इस चक्कर में शिकार नहीं कर पाते उतनी तत्परता से। और कई बार वो 2-2, 3-3 दिन भूखे भी रहते हैं। और उस अवस्था में अगर कोई जंगली जानवर या कोई इंसान इन समागम करते हुए शेरों के जोड़े के पास चला जाए, इन बाघों के पास चला जाए, तो अक्सर वो उनका शिकार हो जाता है। तो ये जो समागम के समय जो शेर होते हैं, जो बाघ होते हैं, इनका जो जोड़ा होता है वो, और जो बच्चों वाली शेरनी होती है वो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं उस अवस्था में। और जब ये शेरों का बाघों का जोड़ा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उस शेरनी ने 20-22 लोगों की टोली को जाते हुए जब देखा तो उसने जो मेल बाघ था उसको वहीं पर बैठा हुआ छोड़ दिया और घात लगाते ही वो आगे बढ़ी। सबसे पीछे चल रहा था अकबर। उसने 2-3 बार अकबर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोशिश वो तब करती थी जब अकबर अकेला रह जाता था। लेकिन क्या होता था कि उसके आगे जो 5-7 मजदूर और चल रहे थे 15-20 फीट दूर, वो वापस खड़े हो जाते थे और अकबर को अपने साथ ले लेते थे। और अकबर को बोलते भी थे कि ऐसे जंगल में पीछे मत रहो, अपनी चाल को बढ़ाओ और हमारे साथ रहो। तो वो शेरनी का जो मौका था वो खराब हो जाता था और शेरनी वहीं फिर घास में दुबक जाती थी। और 2-3 बार ऐसा ही हुआ। और बाद में जब एक मोड़ आया और अकबर 20-25 फीट दूर पीछे रह गया तो शेरनी को मौका मिल गया। और जब वो शेरनी इन टोली का पीछा कर रही थी उस समय जंगल में एक मोर ने बहुत ही जोरों से स्ट्रेस कॉल दी। और उस मोर की स्ट्रेस कॉल के कुछ सेकंड के बाद ही एक बारहसिंगे की जो पुकार थी, जो कॉल थी, उसने भी मोर की स्ट्रेस कॉल के ऊपर एक स्टैंप लगा दी कि जंगल में कहीं आसपास खतरा है। और इन 2-2 कॉलों को सुन करके जो मजदूर थे उन्होंने अपनी चाल को थोड़ा तेज कर दिया था। और हालांकि ये जो कॉलिंग होती है जानवरों की, ये शेरों को देख करके होती है। और खासकर जो मोर की कॉल होती है वो गारंटी नहीं होती कि वो बाघ को देख के बोल रहा है या लेपर्ड को देख कर बोल रहा है। जो मोर होता है वो कई बार जंगली बिल्ली को देखकर भी बोलता है, कई बार वो अजगर सांप को भी देख करके बोलता है, कई बार मार्टिन को देखकर भी बोलता है। और मोर हर उस जानवर को देख करके पुकारता है जिस जानवर से मोर को अपनी जान का खतरा होता है। लेकिन जो बारहसिंगा होता है उसकी जो पुकार होती है वो 100% श्योर होती है। और इसी प्रकार जंगल में बंदर की और जो लंगूर होते हैं उनकी कॉल भी, और सांबर डियर की कॉल भी 100% श्योर होती है कि आसपास कहीं शेर है, कहीं बाघ है, या कोई गुलदार है या लेपर्ड है। तो जब मोर की कॉल के बाद में जब बारहसिंगा की कॉल आई तो मजदूरों ने अपनी स्पीड को तेजी से बढ़ा दिया और वो चाहते थे कि वो जो कौआ घाटी का जो पुल था न्योरा नाले के ऊपर, उसको पार करके जल्दी से सतियाना के जंगल में हो करके वो अपने पड़ाव की तरफ निकल जाएं। क्योंकि सतियाना था वो एक ग्रासलैंड था तो उसमें जंगल थोड़ा कम था। और वो जो बाघिन थी, जब उसने देखा कि मजदूरों की ये जो टोली है ये उसकी आंखों से ओझल हो गई है, बाघिन की आंखों से जब मजदूरों की टोली ओझल हो गई तो बाघिन को साफ पता लग गया कि अब ये जो अकबर नाम का मजदूर है ये अकेला पड़ गया है। और बाघिन बड़ी तेजी से अपनी छिपने की जगह से निकली और उसने एक ही छलांग में उस अकबर के ऊपर छलांग
लगा करके उसको नीचे गिरा दिया और फौरन से उसकी गर्दन पकड़ ली। और 70-80 किलो का जो इंसान है, जब उसके ऊपर पीछे से अचानक हमला किया जाए 200-250 किलो वजनी एक बाघ के द्वारा, तो उसको मरने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। गिरते ही उसकी जो कमर की जो हड्डियां होती हैं वो भुरकस बन जाती हैं बाघ के वजन से, और उसके बाद में बेबस इंसान को जो बाघ होता है वो गर्दन से पकड़ करके मार डालता है। और बाघ का अचानक हमला इतना जोरदार होता है कि मरने वाले इंसान को भी कई बार पता नहीं चलता कि उसको मौत ने कहां से आकर के दबोच लिया है। यह तब होता है जब बाघ पीछे से हमला करता है, और जब बाघ लगातार मैनीटर बना रहता है तब वो सामने से भी इंसान को पकड़ लेता है और इंसानों से वो बिल्कुल नहीं डरता। और यहाँ पर जब बाघ ने उस अकबर को पीछे से छलांग मार करके पकड़ा, तो अकबर जब नीचे गिरा और जब उस बाघ ने उसकी गर्दन को पकड़ा, तो बीच के ये जो 1-2 सेकंड थे, इसमें जो अकबर था वो बड़ी जोरों से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज उससे आगे करीब 30-40 फीट दूर जो मजदूरों की टोली जा रही थी उनके कानों में पड़ी, और वो मजदूर ठिठक कर खड़े हो गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अकबर उन्हें नजर ही नहीं आया, जबकि पहले उन्हें पता था कि उनके पीछे 20-25 फीट की दूरी पर अकबर चल रहा था। और उन मजदूरों ने आवाज देकर के, जो आगे मजदूर जा रहे थे उनको भी आवाज देकर के बुलाया, और सब मजदूर एक झुंड में वहां पर खड़े हो गए। और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि पीछे जाया जाए। हालांकि शाम घेराती जा रही थी, रात होने वाली थी और 5 बजे का वक्त हो चुका था। मजदूरों की वो टोली उस रास्ते पर जब पीछे की तरफ गई और जैसे ही उन्होंने मोड़ काटा तो उन्होंने देखा कि एक बाघिन अकबर को गर्दन से पकड़ करके घास के अंदर घसीट कर ले जा रही है। और उन मजदूरों ने जोरों से शोर मचाया, लेकिन मजदूरों के शोर का उस बाघिन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो मजदूर जो थे वो अक्सर जब जंगल में ऐसे काम करते थे तो जंगल के बाघों से उनका कई बार सामना हो जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो जंगल के जो बाघ होते हैं ये इंसानों से डरते हैं, इंसानों को देख करके कई बार ये साइड में हो जाते हैं। और उन्होंने भी सोचा कि ये ऐसा ही कोई नॉर्मल बाघ होगा और इसने अकबर को पकड़ लिया है तो अकबर को छुड़ाते हैं उससे। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ गए। घटनास्थल के पास जब वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर जब जोरों से शोर मचा करके थोड़ा सा घास के अंदर घुसने की कोशिश की, तो बला की तेजी से जोरों से दहाड़ती हुई, धमकाती हुई वो शेरनी उस घास के टुकड़े में से निकली अकबर को छोड़ करके, और उन मजदूरों के ऊपर हमलावर हुई और मजदूरों की जान आफत में पड़ गई। और जो मजदूरों की जो टोली थी वो सर पर पैर रख करके वापस उस कौवा घाटी के पुल की तरफ जोरों से भागी। शेरनी का कोई इरादा नहीं था अपने शिकार को छोड़ करके उन मजदूरों का पीछा करने के लिए। उसने सिर्फ एक धमकाया था कि इससे आगे बढ़ोगे तो मार दिए जाओगे। तो वो जो मजदूरों की टोली थी वो भागते हुई पड़ाव की तरफ गई, और इधर ये जो शेरनी थी ये अकबर को लेकर के उस पेड़ के नीचे पहुंच गई जहां पर उसका पार्टनर मेल जो बाघ था वो बैठा हुआ था। शिकार के रूप में एक इंसान को देख करके वो जो मेल बाघ था वो आश्चर्यचकित हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उस वहां पर बैठे रहने की। वो अपनी जगह को छोड़ करके वहां से 15-20 फीट दूर चला गया और वहां जाकर के बैठ गया। और शेरनी ने अकबर की बॉडी को ला करके उस पेड़ के नीचे रख दिया जहां पर पहले वो मेल बाघ बैठा हुआ था, और मेल बाघ अपनी जगह छोड़ करके आगे चला गया, क्योंकि वो इंसान को कभी वो फेस ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो कोई ऐसा बाघ नहीं था जिसने कभी इंसानों को मारा हो। वो ऐसा बाघ था जो इंसानों को देख करके रास्ता छोड़ देता था, इंसानों से घबराता था। एक नेचुरल उसके अंदर एक डर था इंसानों के बारे में उस बाघ के अंदर। लेकिन ये जो बाघिन थी ये बचपन से ही इंसानों के साथ पली बड़ी थी और इंसानों के प्रति इसके मन में भय खत्म हो चुका था। जब ये मीटिंग काल में 2 दिन की भूखी वहां पे बैठी हुई थी तो इंसानों के झुंड को देख करके उसने इंसानों को ही पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और एक अकबर नाम के मजदूर को मार करके वहां पर ले आई। बाद में उस शेरनी ने, उस बाघिन ने उस मजदूर को इत्मीनान से खाया। पता नहीं उस मेल बाघ ने उस मजदूर की बॉडी को खाया या नहीं खाया, लेकिन बाद में जब खोजी दल वहां पर पहुंचा था खोज करता हुआ, निशानों को पीछा करता हुआ, तो उस खोजी दल को उस अकबर की आधी खाई बॉडी मिली थी वहां पर, और वहां पर उस मेल बाघ के पगचिन्ह भी मिले थे खून से सने हुए, और साथ में
एक फीमेल बाघ के पगचिन्ह भी मिले थे। तो उससे उनको ये आइडिया था कि इस अकबर की बॉडी को शेरनी ने खाया है, लेकिन ये उनको पता नहीं था कि उस नर बाघ ने भी उसको खाया है या नहीं है। लेकिन जो पगचिन्ह वहां पर मिले थे, जो कि फायर लाइन थी, वही पगचिन्ह उस पेड़ के नीचे मिले थे। तो उससे खोजी दल को ये आइडिया हो गया था कि इस इंसान को वो फीमेल जो बाघिन थी वो मार करके ही यहाँ पर लाई थी। और दूसरी तरफ जो उन मजदूरों की 20-22 मजदूरों की टोली भागते हुई, शोर मचाते हुई पड़ाव पर पहुंची, और वहां पर और भी 25-30 मजदूर थे जो दूसरी दिशा की तरफ फॉरेस्ट का काम कर रहे थे। तो 60-70 मजदूरों की एक टोली बनी वहां पर, और उन्होंने फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म भी करा। और बाद में ये जो 70-80 इंसानों की जो टोली थी वो वहां पर अकबर को लाने के लिए गई, और उस टोली के द्वारा खूब जोरों से शोर मचाने पर ही उस खोजी दल को अकबर की बॉडी मिली। और जो शेर थे वो 70-80 इंसानों को इकट्ठे आता हुआ देख करके वहां से चुपचाप खिसक गए। और पहले वही शेरनी अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाह रही थी, और उसने 20-22 मजदूरों के ऊपर वो हमलावर हो गई थी। लेकिन अब उस शेरनी का चूंकि पेट भर चुका था, वो आधी बॉडी को खा चुकी थी, और वो उनके साथ उलझना नहीं चाहती थी इतने इंसानों के साथ। तो वो चुप करके बॉडी को छोड़ करके वहां से खिसक गई। और बाद में उस बॉडी को उस मजदूरों के द्वारा पेड़ की जो डालियां जो जंगल में पड़ी होती हैं उनके द्वारा एक प्लेटफार्म बना करके उसके ऊपर रख करके पड़ाव में लाया गया। और पड़ाव में जब मजदूर उसकी बॉडी को लेकर के जा रहे थे, तो वो जो मानव भक्षी शेरनी थी उसने अपने मेल साथी को छोड़ दिया, और उन मजदूरों की टोली का भी उसने पीछा किया। हालांकि इस बात का मजदूरों को कोई भनक नहीं थी कि वही शेरनी जिसने कि अकबर को मारकर खाया है वो उनका पीछा भी कर रही है। और वो मजदूर सीधा अपने पड़ाव में आए। उन्होंने एक जो उनका पड़ाव का जो कमरा था उसमें उसकी बॉडी को रखा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंतजार करने लगे। और जहां पर उनका पड़ाव था वहां पर कुछ गाय और 1-2 बैल भी बंधे हुए थे। बैल इसलिए रखे गए थे कि बैलगाड़ी में उनको जोता जाता था और जंगल में से लकड़ निकाल करके लाई जाती थी। और 2-3 गाय इसलिए रखी थी कि दूध की जो आवश्यकता थी मजदूरों की उसको पूरा किया जा सके। और ये जो मजदूर थे ये अभी सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए। तभी शेरनी की जोरों से दहाड़ उनको आने लगी, गुर्राने की, और सभी मजदूर घबरा करके अपने अपने कमरों में बंद हो गए। और शेरनी करीब 1.5-2 घंटे तक वहां पर उस पड़ाव के अंदर घूमती रही, गुर्राती रही, और वो अपनी उस बची हुई बॉडी को ढूंढने के लिए आई थी। और मजदूरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो घबराए हुए अपने कमरों में बैठे शोर मचाने लगे। किसी कमरे में 10-12 मजदूर थे, किसी कमरे में 20-25 थे, और कोई कमरे खाली रह गए। जहां जहां जिसको जगह मिली वहीं वहीं वो भाग गया। और 1.5-2 घंटे उस शेरनी के द्वारा वहां पर खूब ऊधम मचाया गया। और बाद में वो शेरनी वहां पर बंधे एक बैल को मार करके ले गई। और इस प्रकार इस शेरनी के द्वारा एक ही दिन में मार्च के महीने में 1978 को एक इंसान अकबर को मारा गया। और वहां पर एक सरकारी बैल को, वन विभाग के बैल को मार दिया गया, और उसका भी कुछ हिस्सा उसके द्वारा खा लिया गया। और उस बैल की बॉडी तब पड़ाव से करीब 200 मीटर दूर अगले दिन मिली थी। और इस प्रकार उस दुधवा नेशनल पार्क के अंदर यह पहली मानव घटना घटी थी जिसमें एक शेरनी ने एक इंसान को मारकर खा लिया था। इस मैन ईटिंग की घटना को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अचानक हुई घटना मान लिया गया, क्योंकि ये जो बाघ होते हैं ये तभी इंसान पर हमलावर होते हैं जब वो बच्चों वाली माँ हो या इंसान, वो जो बाघ है वो बूढ़ा हो गया हो। लेकिन ये जो शेरनी थी ना तो ये बूढ़ी थी और ना इसके पास बच्चे थे, और इसलिए इसको अचानक हुई घटना मान करके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उस मानव भक्षी शेरनी के द्वारा एक दूसरा इंसान मार डाला गया और उसको मार करके खा लिया। और उसकी जो स्टोरी है वो मैं अपने अगले पार्ट में डालूंगा। और
जो अगला पार्ट है वो मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि ये स्टोरी कई पार्ट में बनेगी और इसमें मैं ज़्यादा गैप नहीं डालूंगा। हर 3-4 दिन के बाद में एक पार्ट लेके आऊँगा ताकि स्टोरी में एक मज़ा बना रहे। तब तक अपना ध्यान रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।